शहर से करा रहा है। पाकिस्तान दुनिया के सामने शांति दूत होने का कितना भी ढोंग रच ले, स्वांग रच ले, लेकिन उसकी सरजमी पर आतंकियों की लाशें चीख चीख कर सच बोल रही हैं। ताजा मामला लश्कर ए तैयबा के कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के करीबी शेख यूसुफ अफरीदी का है, जिसे अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून कर जहन्नुम पहुंचा दिया। लेकिन बात सिर्फ अफरीदी की नहीं है। बीते 2-3 सालों के पन्ने पलटे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। 2022 से अब तक करीब 26 ऐसे आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है जो भारत की हिट लिस्ट में थे। हैरानी की बात यह है कि हर बार पैटर्न बिल्कुल एक जैसा रहता है। मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश आते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उसके घर में घुसकर कोई उसके सबसे चहेते प्यादों को खत्म कर रहा है एक के बाद एक। आतंकी आका अब अपने ही साए से डर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में भारत के इन मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा कौन रहा है? आज 1 घंटे लगातार इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दर्शकों, कौन है ये हमजा जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है सीक्रेट स्टाइल से चुपचाप? और हमजा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा कंटेंट, पूरा मामला, पूरा मजमून समझिएगा लिफाफे के अंदर की कहानी का। जी हां, धुरंधर स्टाइल में मर्डर हो रहे हैं। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं कि एक अनजान आता है, आतंकवादियों का सफाया करता है और चला जाता है। जी हां, ग्राफिक के जरिए पूरी खबर पहले समझिए। शेख यूसुफ पर खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हमला होता है। हमलावर कौन है कोई जानता नहीं है। उस हमले के बाद ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चलती हैं। कुछ हमलावर आए और शेख यूसुफ पर दनादन फायरिंग कर दी, एक के बाद एक गोलियां मारी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। शेख यूसुफ अफरीदी को बचने को कोई मौका ही नहीं मिला। फायरिंग होते ही वहां गिर पड़ा, खून से लथपथ हुआ और उसके बाद शेख यूसुफ अफरीदी को कई गोलियां लगीं और इतनी ज्यादा जख्मी हालत में वो था कि ज्यादा खून बहने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हमलावर, नकाबपोश हमलावर पहाड़ी इलाके में गायब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पहाड़ी इलाका है। पाक सुरक्षा एजेंसियों ने हत्या को टारगेट किलिंग बताया है, लेकिन ये कौन है जो आतंकवादियों को पहले टारगेट करता है फिर उन्हें किल करता है? ये कौन है सीक्रेट हमजा? कौन था शेख यूसुफ? आप ये जानेंगे तो आप समझेंगे कि कितना अहम ये किल था जिसने भी किया। कौन था शेख यूसुफ, समझिएगा। लश्कर सरगना हाफिज मोहम्मद सईद का बेहद करीबी बताया जाता है। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद है, उसका ये बहुत करीबी है। शेख यूसुफ की जानकारी आपको दर्शकों हम दे रहे हैं। जी हां, मदरसों, मस्जिदों और कबीलाई नेटवर्क के जरिए लश्कर को मजबूत करता था, रिक्रूटमेंट करता था, युवाओं का ब्रेन वॉश करता था और लश्कर को मजबूत करने की कोशिश बीते कई सालों से पाकिस्तान और मुख्तलिफ इलाकों में कर रहा था। भारत में होने वाले आतंकी हमलों की प्लानिंग में शेख यूसुफ की अहम भूमिका होती है और वही रिक्रूट करता है, लॉन्चिंग पैड से आतंकवादियों को ट्रेंड करता है और फिर भारत भेजता है। भारत में होने वाले आतंकवादी घटनाओं में तो वो शामिल था ही दर्शकों। इसके अलावा पाकिस्तान में जिहाद के लिए भी युवाओं को तैयार करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, उनसे फिदाइन अटैक कराता था। यह उसका अहम काम था। जिहादियों को तैयार कर जम्मू कश्मीर में हमलों के लिए भेजता रहता था। लॉन्चिंग पैड पर उनकी ट्रेनिंग करता था और ट्रेनिंग कराने के बाद उनको जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बॉर्डर के रास्ते से घुसपैठ कराकर उनसे आतंकवादी घटनाएं कराता रहता था। इस्लाम में सबसे कट्टर कही जाने वाली अहले हदीस विचारधारा का यह फॉलोअर माना जाता है और इसी वजह से यह हत्या, यह किल बहुत क्रूशियल है। कौन थे गनमैन? किसने मारा? कौन था वो सीक्रेट हमजा जिसने इस आतंकवादी को जहन्नुम पहुंचा दिया? आइए बताते हैं। शेख यूसुफ की हत्या के बाद ये गनमैन कौन था? आतंक के सफाई का पैटर्न भी आपको समझाने जा रहे हैं। जी हां, बाइक पर सवार होकर ये खुफिया नकाबपोश पहुंचता है वहां पर और उसके बाद वहां पर यूसुफ रहता है। यूसुफ के पास पहुंचकर वो उस पर हमला करता है। नजदीक से फायरिंग हुई है, बहुत करीब से, मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज से इस नकाबपोश ने उनको मारा है। नजदीक से फायरिंग हुई, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है और मारने के बाद हमलावर वहां से फरार हो जाता है। एक के बाद एक गोलियां लगती हैं जिसकी वजह से यूसुफ वहीं गिरता है और जहन्नुम चला जाता है। पाकिस्तान में साइलेंट किलिंग का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ये कई मर्तबा हो चुका है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, शाहिद लतीफ सियालकोट में हत्या हुई, अबू कासिम POK में शूट आउट में मारा गया, परमजीत पंजवड़ लाहौर में इसका मर्डर हुआ और जियाउर रहमान की बात हम कर रहे हैं, कराची में इस पर अटैक हुआ और इन सबको मारने वाले खुफिया नकाबपोश लोग थे। पता नहीं किसने मारा, किसने हत्या की, इस बात की जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भी नहीं लगी, न सेना को लगी, लेकिन ये सब एक सीक्रेट किल आउट में मारे गए, शूट आउट में मारे गए और इन सबको मारने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान में साइलेंट किलिंग का अब एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, पार्ट 2 आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए,
तस्वीर गौर से देखिएगा। अबू क़ता लश्कर तैयबा का कमांडर था, मारा गया। मौलाना कासिफ अली लश्कर तैयबा का कमांडर था, यह भी मारा गया। मुफ्ती शाह मीर ISI एजेंट था, यह भी मारा गया। इमरान दयाल पहलगाम आतंकवादी हमले में हैंडलर था। तो ये पहली 4 तस्वीरें जो आपने देखी, उसके बाद 4 तस्वीर दर्शकों ये भी देखिए आप। ये तमाम वो लोग हैं जिनको नकाबपोश अनजान लोगों ने मारा। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों को उनके मुख्तलिफ इलाकों में घुसकर वहां पर मारा, और अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई वो लोग कौन थे, कैसे मारा। और बड़ा सवाल यह भी है, ये सीक्रेट हमजा कौन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर सीक्रेट ही शुरू कर रखा है, और एक के बाद एक, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कनाडा में बहुत सारे आतंकवादी मारे गए सीक्रेटली। किसने मारा, किसी को यह नहीं पता। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम अगले 1 घंटे लगातार इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे, इस पूरे मसले पर बात करेंगे, और पूरी कोशिश होगी कि ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकें कि आखिरकार ये लोग कौन थे। जी हां, स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी का, डिफेंस एक्सपर्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। डॉक्टर मनन द्विवेदी साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। पद्मश्री RVS मणि, पूर्व अवर सचिव गृह मंत्रालय, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अली अशरफ रत्ता साहब आपको दिख रहे हैं, पाकिस्तान से लाइव जुड़े हैं, ये इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले हिमांशी, मैं आपके पास आऊंगा। चलिए, किसने मारा, क्यों मारा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं। वो आतंकवादी जिन्होंने भारत में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, ये कौन है सीक्रेट हमजा जो एक एक कर इन तमाम आतंकवादियों को जन्नत भेज रहा है। हिमांशी जी। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, 2 सच्चाइयां हैं। पहली ये है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं, दूसरी ये है कि वो पाकिस्तान में ही क्यों मारे जा रहे हैं। देखिए, ये जो हो रहा है वो कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। और अगर पैटर्न है तो अभी तक पाकिस्तान की जो पुलिस है वो पकड़ क्यों नहीं पा रही है। देखिए, या तो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, या स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर ये नहीं है तो क्या उनका इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है। देखिए, एक बड़ा सिस्टम है जिसकी पोल खोली जा रही है। आपके लिए आतंकवादी एसेट होते हैं, और जब वो एसेट लायबिलिटी बन जाती है तो उनको इस तरीके से रिटायर कर दिया जाता है। तो देखिए, अगर 4 साल में लगभग 27 आतंकवादियों की इस तरीके से हत्या हुई है, लगभग सेम पैटर्न है जी। बाइक पे सवार हमलावर आते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट कर देते हैं और इंस्टेंट एस्केप हो जाता है। तो ये रैंडम क्राइम नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्लीन अप है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप करवाते हैं। और क्योंकि इनकी इंटरनल जो इस समय के हालात हैं, हमेशा से ही पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो थोड़े से ठीक नहीं रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान एक चीज बहुत अच्छे से जानता है कि पैरिटी वॉर में हिंदुस्तान के साथ वो नहीं लड़ सकता। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था। और ऑपरेशन सिंदूर भी क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे पास ये पुख्ता इंट थी कि जो वहां पर हुआ था, वो पहलगाम में जो हुआ था, वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए। तो भारत ने बकायदा अटैक किए हैं, दुनिया को बता के, पाकिस्तान को बता के। तो भारत जब करता है तो भारत को कोई कॉवर्ट ऑपरेशन भी अगर करना है तो देखिए उसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होते हैं, ये भारत अच्छी तरह से समझता है। तो इसलिए जब भारत कोई भी अगर हथियार उठाकर वहां कोई भी कार्रवाई कराता है तो बिल्कुल डंके की चोट पे कराता है। लेकिन जो इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो किसके खिलाफ हो रही हैं, लश्कर ए तोयबा के या तो आतंकवादी हैं, या जैश ए मोहब्बत के हैं, या हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। देखिए, ये जितने भी आतंकवादी वहां मारे जाते हैं वो सिर्फ भारत एलिगेशंस नहीं करता है, भारत बकायदा UN के थ्रू बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करा चुका है, इनकी टेरर फंडिंग रुकी है, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहा है। तो हमारा जो एक तरीका है चीजों को प्रूव करने का, डॉक्यूमेंट करने का और बकायदा प्रूफ के साथ बताने का, मुझे लगता है वो कहीं मिसिंग है। और सबसे सवाल जो मेरा बड़ा ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि वहां मारे जा रहे हैं तो वो मिल क्यों रहे हैं आपके शहरों में, लाहौर और कराची जैसे शहरों में या बलूचिस्तान में, कहीं पे भी ये लोग मिल क्यों रहे हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। राइट मैम, मैं मनन साहब के पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं RVS सर के पास जाऊंगा। मनन जी, बार बार इस तरह के आरोप भारत पर लगते रहे कि जो सीक्रेट किलिंग हो रही है वो भारत की ओर से भारत के एजेंट्स करते हैं, भारत के खुफिया एजेंट जो एक्टिव हैं पाकिस्तान में वो करते हैं। हाउ डू यू सी इट सर? मनन जी। देखिए सर, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि मुझे अपनी बात शुरू करने से पहले अजीत डोवल जी का और धुरंधर के R माधवन साहब का कैरेक्टर मेरे दिमाग में आता है, जिसको बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि ये बेकार की बातें बताई जा रही हैं और फैक्ट, ऑब्जेक्टिविटी, रैशनैलिटी और रीजन के नाम पे
भारत के और ग्लोबल सिटीजन्स के सेंटिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप हर्ट कर रहा है। तो ये तो सिनेमा या सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात हुई, जहां पर भारतीय सरकार लड़ रही है और भारत के जो राष्ट्रवादी नागरिक हैं वो भी लड़ रहे हैं। पर जहां तक ये टारगेटेड किलिंग्स की बात को हम कह सकते हैं, इसके लिए शब्द यूज होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, टारगेटेड किलिंग्स। और जहां जहां सॉफ्ट सरकारें रही हैं वहां 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 जस्टिस किलिंग्स को, जस्ट किलिंग्स को टारगेटेड किलिंग्स का नाम दिया गया है। अमेरिका में भी 1976 में डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आए, जिमी कार्टर, और उन्होंने बकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला 12333, और उसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी अमेरिकी एजेंसी या कोई भी अमेरिकी नागरिक अगर किसी तरीके की जस्ट किलिंग में टारगेटेड किलिंग में पाया जाता है, लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी सरकार, और कहीं ना कहीं वो कल्पेबल घोषित किया जाएगा। तो मुझे लगता है ये दो तरीके की राजनीति होती है, और या दो तरीके का वॉर है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, जिसके तहत 365 दिन और 24 घंटे की लड़ाई है जो हमारे योद्धा लड़ते हैं। और अजीत डोभाल जी की बात को मैं यहाँ रखना चाहूंगा, उनके कुछ स्टेटमेंट्स में, मैं उनका पर्सनल फैन फॉलोअर हूं, और स्टेटमेंट्स देखे, उन्होंने कहा कि ऐसी कई जानें हैं, ऐसी कई भारत की तरफ से शहादतें हुई, ऐसी कई भारत की तरफ से मैटर हुए लोग, और उनके बारे में भारत के हम लोग भी नहीं जानते। मैं एक साधारण लेक्चरर हूं, मैं भी नहीं जानता। पर धुरंधर को देखें, पर अगर हम और बाकी के राष्ट्रवादी सिनेमा को देखें, जिसने बॉलीवुड को बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है, कॉमर्शियली भी और मॉरली भी और एथिकली भी। तो अजीत डोभाल की बात पे मैं वापस आता हूं। अजीत डोभाल साहब ने बोला कि इस तरीके के सेक्रीफाइस जो हैं, इस तरीके के जो आत्मदाह हैं, ये कई सैकड़ों भारतीय सोल्जर्स ने किया, जिनको हम स्पाइस ना बोले, जिनके बारे में आज भारत या फिर पूरा विश्व बिल्कुल नहीं जानता। तो मुझे लगता है ये सब टेरेनियन वॉरफेयर की बात है, जो कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है विश्व में जो इस तरीके के सब टेरेनियन वॉरफेयर में अपने आप को इंडल्ज नहीं करता। क्योंकि कन्वेंशनल वॉर को देखें आप, तो वहां पे तो आप हमारे सामने आएंगे नहीं, वहां पे पाकिस्तान हमारे सामने आएगा नहीं, और इनफैक्ट चीन भी शायद ना आए। तो यहाँ पर हमारे एसेट्स को आप जब बर्बाद करते हैं, जब आप भारत को पहलगाम की त्रासदी देते हैं, तब भारत के अंदर भी वो मादा है, भारत के अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, वो एसिमेट्रिक और क्लैंडस्टाइन वॉरफेयर की। वो नाइट वॉचमैन की तरह कुछ लोग काम करते हैं 24 घंटे, और ये लोग पूरी तरीके से जो पाकिस्तान में इंसर्जेंट्स हैं, पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया कबाल है, उनका धीरे धीरे खात्मा करते जा रहे हैं। मैं किसी भी एजेंसी से कहीं लिंक नहीं हूं, पर पूरी तरीके से जब आपका कन्वेंशनल वॉरफेयर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स विश्व का इतिहास है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इसका इतिहास है। सारे राष्ट्र, कोई भी All right, Manan sir, point taken. Please stay with me. I have to go to RVS Mani sir also. Manan ji, please stay with me. We have a lot of time. I'll come back to you. इससे पहले कि मैं अशरफ अत्ता साहब के पास जाऊं, मैं पद्मश्री सर के पास जा रहा हूं, RVS मनी सर के पास। सर, लगातार पाकिस्तान और बाकी दुनिया भर के मुल्क ये आरोप लगाते रहे कि रॉ के सीक्रेट एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान में पहुंचकर, प्रणाम सर, जो पाकिस्तान में पहुंचकर इस तरह की सीक्रेट किलिंग्स कर रहे हैं इंडिया के लिए। इस तरह के आरोपों पर आप क्या कहते हैं? नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट को भी। सर, जब अज्ञात है तो उनको कैसे पता चला कि ये रॉ वाले कर रहे हैं? ये क्यों नहीं हो सकता कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब है पाकिस्तान की कि ये जितने भी मारे जा रहे हैं ये तो आतंकवादी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और अज्ञात है तो सीधा साधा आप उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि RNDW ने किया या IB ने किया। ये बेबुनियाद आरोप लगाना छोड़ दे। संभवतः ये हो सकती है कि उनके इकोनॉमिक पोजीशन की वजह से वो इनको पाल नहीं पा रहे, तो एक एक करके सरकारें हैं, क्योंकि इनकी हालत इतनी खराब है कि ये देखो, इन्होंने तो बड़े व्हाइट एलिफेंट पाल रखे हैं। ऐसे 27 तो मारे गए और पता नहीं कितने 54 और 108 हो सकते हैं।
और उनको पालने में भी इनको खर्चा लगता है। देखो जैसे बोलते हैं ना कि दाऊद गिलानी वगैरह ने भी कन्फेस किया हुआ है कि जो ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैपन। जो आतंकवादी को ट्रेन करने में ह्यूज इन्वेस्टमेंट हैपन, और उनको एक और चीज का हमेशा खतरा होता है कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए और एक बालाकोट जैसा एक और अटैक काउंटर में आ जाए तो जितने भी उनके एसेट है वो भी खत्म हो जाएंगे। और जो ये तो इनको किसी कोई पकड़ा जाए किसी वजह से, तो इसलिए वो अपना सेफ गार्ड करने के लिए जब भी कोई एक लेवल से ज्यादा लाइबिलिटी बन जाता है, देखो 40-45 साल के बाद वो आतंकवादी लाइबिलिटी हो जाता है, उसको मूवमेंट्स खत्म हो जाते हैं उसके, तो उसके जो स्लोली एर्गोनॉमिक्स खत्म होना शुरू हो जाता है तो वो उड़ा देते हैं। स्टेट खुद ही उसको सैक्रिफाइस कर देती है एक तरीके से। तो अगर कोई मारे जा रहे हैं तो हम इसको बेबुनियाद तरीके से हमारे या अज्ञात लोग मार रहे हैं, तो वो अज्ञात पाकिस्तानी पुलिस भी हो सकती है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज भी हो सकती है। तो इसलिए हम ऐसा बेबुनियाद आरोप ना लगाए, निराधार आरोप ना लगाए कि RNDW कर रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान को खुद को आगे बोलना चाहिए। ये कर कौन रहा है, उनको क्या लायबिलिटी होगी, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, क्या ड्रग्स में पकड़े गए या कुछ और हो रहा है, या कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि उनका, जैसे FATF का मीटिंग आ रही है तो दे टेक सर्टेन स्टेप, अपने आप ही किसी को 1343 कमिटी के लिस्ट में डालते हैं जो डोमेस्टिक डेसिग्नेशन है ताकि वो आ जाए। जैसे हफीज सईद को अरेस्ट करके जेल में रख दिया क्योंकि भाई हमें FATF कंप्लेंस हो गई, तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो जब भी कोई मौका होता है किसी तरीके का मीटिंग इंटरनेशनल फोरम में होता है तो उस वक्त ये करते हैं। तो ये संभवतः पाकिस्तानी खुद ही कर रही है, यही मेरा कहने का। अच्छा, ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। मनी सर, आई विल कम बैक टू यू। अली अशरफ रत्ता साहब के पास चलता हूँ। अशरफ साहब, मैं आपके पास आखिर में इसीलिए आता हूँ कि आप सारे पैनल्स को सुन के फिर उनके क्रक्स का आप जवाब दीजिए। पाकिस्तान का क्या कहना है इन टारगेट किलिंग्स पर जो पिछले कई महीनों में हुई हैं? करीब 10-15 आतंकवादी लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट और तहरीक तालिबान के मारे गए। अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान पर पाकिस्तान सरकार क्या कहती है, उनका टेक क्या है इस पर? थैंक यू फॉर इनविटेशन एंड तमाम दोस्तों को सलाम जो आपके पैनल पे मौजूद हैं। जो आपके लास्ट पैनलिस्ट थे, एटलीस्ट वो आप चारों में से थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है एक्चुअल में रियलिटी बयान कर रहे हैं कि इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है और वो पूरी दुनिया में जो है वो टेररिस्ट फैला रही है और स्टेट जो है वो लोगों को मरवा रही है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बोंडी बीच के ऊपर जो है 15 इनोसेंट लोगों को मरवा दे, चाहे वो कनाडा में मरवा दे, चाहे वो US में मरवा दे या पाकिस्तान में मरवा दे। तो एटलीस्ट जो है वो आपको उन्होंने समझदारी की बात बताई कि इससे जो आपका जो नैरेटिव है वो ये जा रहा है कि इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है और वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है। तो पाकिस्तान के पास क्या बात कर रहे हैं, इंडिया टेररिज्म स्टेट है। हम ग्रे लिस्ट में नहीं है। अशरफ साहब चलिए, मैं आपकी बात मान भी लूं कि आप सही कह रहे हैं, हम ग्रे लिस्ट में नहीं है। UN ने हमें ब्लैक लिस्ट नहीं किया, अमेरिका ने हमें ब्लैक लिस्ट नहीं किया। जी आप देखिए ये आप जो है बाकी आपने पैनलिस्ट को बड़े आपने गौर से सुना, उनकी मैं आपको भी सुन रहा हूँ, लेकिन गलत बात है आप कहेंगे तो फिर गौर से सुनी, लेकिन फैक्ट्स को तो सुन लीजिए। अब मैं तो कोई चीज ऐसी नहीं बोल रहा जो फैक्ट्स के खिलाफ है। ये वो चीज है जो रिपोर्टेड है और आपको बहुत अच्छे से मालूम है। मैं सिर्फ उनको आपको नरेट करके बता रहा हूँ कि एक्चुअल में दुनिया उसको कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं। आप तो फिल्मों में आपके जो पैनलिस्ट हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि वो एक फिल्म का जो है वो रेफरेंस दे रहे हैं आपको कि ये देखिए जी फिल्म के अंदर है। आपका भाई हमजा जो है वो कुलभूषण यादव साहब टेररिस्ट जो है वो हमने पकड़े हुए हैं, वो फर बोल रहे थे, वो बता रहे थे कहाँ जो है उन्होंने जो है टेररिज्म किया और कहाँ उन्होंने लोगों को बम फोड़े, वो हमें पता है। ये हमें एक कोई छुपी हुई बात नहीं है। और बाकी जहां तक रहेगी बात के लश्कर तैयबा या ये जो लोग हैं जो कोल्ड ब्लडेड मारे जा रहे हैं, इनके पीछे कौन है? तो ये देखिए, इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं जहां पर जो सोसाइटीज हैं वो इतनी पोलराइज्ड है और डिवाइडेड हैं कि वहां पे आपको टारगेट किलर भी मिल जाएंगे। वहां पे आपको जो है किसी को अपनी पर्सनल दुश्मनी ग्रज निकालने के लिए कोई किसी को मार सकता है। तो इस चीज को क्रेडिबल अपने ऊपर जो है अपने सर पे इल्जाम लगाना कि ये रॉ करवा रही है, हमने तो नहीं कहा कि ये रॉ करवा रही है। ये आप खुद ही से जो है अपनी फिल्में बना के लोगों को बता रहे हैं कि आप ये टेररिस्ट स्टेट हैं, आप जो है दूसरे मुल्कों में घुस के इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हैं। अभी जो आपकी मुझे लगता है अशरफ साहब, मुझे लगता है कि आप खुद पाकिस्तानी, आपने खुद ISI का नैरेटिव अगर नहीं पढ़ा तो ये मेरी गलती नहीं है।
पाकिस्तान होम मिनिस्ट्री का आपने नैरेटिव नहीं पढ़ा, तो मुझे लगता है रत्ता साहब ये आपकी गलती है। अगर आप अपने ही देश की सरकारों के नैरेटिव नहीं जानते हैं तो ये बहुत दुखद है। आप मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी मामलों के जानकार कैसे अगर आपको अपने सरकार के नैरेटिव नहीं पता है? रत्ता साहब बहुत अच्छे से नैरेटिव का पता है, इसीलिए मैं आपका जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में वो आपके खिलाफ जा रहा है, ये बता रहा हूं आपको। और दूसरी बात जो अभी इन्होंने कहा कि यूएन जो है वो इनको डिक्लेयर कर चुका है टेररिस्ट, तो इंडिया का ये भी हिस्ट्री रही है 1947 से कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस इंडिया के खिलाफ हैं उसको तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जो उसके हक में जाती हैं वो कहता है ये देखिए यूएन ने कर दिया। यूएन की ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स हैं इंडिया के खिलाफ, आपकी जो राजपुताना जो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, वो एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, लेकिन आप लोग उसको नहीं मानते। क्या बात कर रहे हैं? राजपुताना राइफल्स? यस यस यस। नो अरे बाप रे, आप गूगल कीजिए, आपको पता है राजपुताना राइफल्स का वॉर क्राई क्या है? वीर भोग्या वसुंधरा। जानते हैं आप राजपुताना राइफल्स के बारे में? आपने पढ़ा है राजपुताना राइफल्स के बारे में? हमारी छाती चौड़ी होती है गर्व से जब कोई राजपुताना राइफल्स का नाम लेता है। साहब आपको तो पता ही नहीं है, इंडियन आर्मी की सबसे बहादुर रेजिमेंट अगर कोई है राष्ट्रीय राइफल्स है सर। आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। राजपुताना राइफल्स के बारे में आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है। मुझे लगता है आपको पढ़ने की जरूरत थोड़ा सा। हिमांशु जी, रत्ता साहब थोड़ा सा पढ़ाई करिए, थोड़ा रेपिस्ट तो इमरान खान रत्ता साहब थोड़ा पढ़ के आइए। राजपुताना राइफल्स की बात सुनकर छाती चौड़ी हो जाती है भारतीयों की नहीं पूरी दुनिया की। क्या बात कर रहे हैं आप? कर्नल हिमांशु, I'll come to you. Arviz Mani sir, I'm coming to you. Arviz Mani sir, I'll come to you. राजपूत को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। राजपूताना राइफल्स के लिए ब्रिटिशर्स ने लिखा हुआ है कि विश्व की सबसे बहादुर कौम राजपूत कौम है। ये ब्रिटिश हिस्ट्री में एंडोर्स्ड है। इनको जानकारी नहीं है, मैं ये कॉमिक्स पढ़ते हैं। चंदा मामा, तो हमारे नेवल ऑफिसर थे जिनको चंदा मामा पढ़ने वाले एनालिस्ट बुक है वो पढ़िएगा। उनको अगवा किया गया था ईरान से। और देखिए अभी मैं इनको कुछ नाम बताती हूँ। शेख यूसुफ अफरीदी लश्कर कमांडर। रत्ता साहब आपके फौजियों को तरह नकली मेडल छाती पर चिपका के राष्ट्रीय राइफल्स नहीं घूमता। राष्ट्रीय राइफल्स के शौर्य वीर गाथा को पढ़ना है तो यूट्यूब पे चले जाइएगा, चैट जीपीटी पे जाइएगा। मेडल्स की भरमार है राष्ट्रीय राइफल्स के पास सर, राजपुताना राइफल्स के पास। आपको जानकारी नहीं है, आपके फौजियों की तरह नकली मेडल लगा के हमारे फौजी नहीं घूमते हैं। उनकी तारीफ करता था कर्नल साहब आपके यहाँ पे आपने अपने कैप्टन साहब को लेने से मना कर दिया था। हमारे यहाँ से चिट्ठी गई थी जिन्होंने उनके लिए बकायदा लिखा था कि ये बहादुर सैनिक है, इसको आप लीजिए। उनको बाद में आपके देश ने निशाने हैदर दिया था। वो हम ये मादा रखते हैं कि अगर हमारा दुश्मन भी मजबूती के साथ लड़ रहा है हम उसको भी उसका जो जायज इंसाफ है वो दिलवाएं, जबकि आपकी कंट्री ने उसकी लाश को लेने से मना कर दिया था। अगर आप आएंगे कभी हिंदुस्तान में, जबलपुर में ग्रेनियर सेंटर्स में बकायदा उनकी ये कहानियां नहीं है अशरफ रत्ता, ये भारत के शौर्य और पराक्रम, ये भारत के शौर्य और पराक्रम का सच है जो आप लोग नहीं जानते। अभी देख लीजिए, अभी दो बताइए कि परमजीत सिंह पंजवार जो खालिस्तान फोर्स का हमने आपका क्या हाल किया है वो देख लीजिए, कैसे मारा गया, चाहे वो सुदूर हो चाहे वो मुझे ये बताइए हाफिज सईद के दौर में अली अशरफ रत्ता, लग रहा है आज आपने कुछ गलत खा लिया नाश्ते में सुबह। आप लोग कम से कम अरे 65 की जंग हारे, करगिल हारे, ऑपरेशन सिंदूर में हवा खराब हुई। अभी कितने एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आप लोगों को? कितने एग्जाम्पल? मुझे सच में हम सरप्राइज कि आप अच्छा आपसे मसूद अजहर, मनन द्विवेदी, कर्नल साहब मनन द्विवेदी, रत्ता साहब, नो दिस इज नॉट योर टर्न। मनन द्विवेदी, देखिए फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तान क्या क्या बातें कर रहा है सर, देख रहे हैं। चंदा मामा पढ़ने वाली लग रहा है एनालिस्ट हैं ये लोग। चंदा मामा पढ़ते हैं, नंदन पढ़ते हैं, सखी सहेली पढ़कर आते हैं, मनोहर कहानियां पढ़ के आते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं कि राष्ट्रीय राइफल्स क्या है, राजपुताना राइफल्स क्या है, गोरखा क्या है, इनको पता ही नहीं इन लोगों को। तो क्योंकि इनके फौजी तो नकली मेडल लगा के घूमते हैं, कभी तो देखा नहीं इन लोगों ने। परमवीर चक्र का मतलब तो पता ही नहीं होगा इन लोगों को। मनन द्विवेदी, आपको भेज रहा हूं वो भी आर्टिकल, मनन द्विवेदी, नहीं
मैं बोलूं? हाँ मनन द्विवेदी, प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि देखिए, सिनेमा की बात को अगर हम करें तो सिनेमा और जो साहित्य, अब आप जानते हैं साहित्य क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ किसी भी तरीके का साहित्य पढ़ाया जाता है। यहाँ आप साहित्य क्या होता है, और कोई अगर एलियन आता है, कोई अगर बाहर का व्यक्ति भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, या अमेरिका या ईरान के बारे में समझना चाहता है, तो सबसे पहले वो वहां के साहित्य को पढ़ेगा, लिटरेचर आप को, राइट। सॉफ्टवेयर टच ऑफ ह्यूमैनिटी को समझिए। साहित्य प्रेरित करता है सिनेमा को, और सबसे बड़ा साहित्य सिनेमा, पोएट्री, म्यूजिक। पर ये तो डर्जिस है ही नहीं, ये तो प्रलाप है ही नहीं, तो इसको कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो जहां तक सिनेमा की बात है, ये साहित्य पे बेस्ड है। और जहां तक राजपूताना राइफल्स की बात है, मैं कहूंगा राजपूत एक ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने खूब भारत के लिए सेक्रीफाइस किया। गुरखा है, मराठा है, और राजपूत अकेले क्यों हैं? सैम मानेकशॉ ने कहा, मुझे उनकी बात याद आती है, हमारे कंट्री के आइकन है, 1971 वॉर हीरो हैं और आइकन है, और फाउंडिंग फादर ऑफ द मिलिट्री कहेंगे, न कि 47 के फाउंडिंग फादर्स भारत और पाकिस्तान के। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। तो मुझे लगता है राजपूतों का भी इतना बड़ा पेरिनियल हिस्टोरिक, भारत के इतिहास को हम देखें, अगर हम सिनेमा से दूर भी जाएं, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, अमर सिंह, और उदय सिंह, और देख लीजिए मेवाड़ के राजा हुए, जोधपुर के महाराजा। मनन सर, इतिहास भरा हुआ राजपूतों के शौर्य से, गिनती करते करते जिंदगी बीत जाएगी और राजपूतों के शौर्य का बखान हम नहीं कर पाएंगे। ये मैं क्या बताऊं। आरवीएस मणि सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी देखिए, पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट है, और ये कैसी बातें करते हैं। 71 हारे, 65 हारे, करगिल हारे, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया इनको कि भारतीय सेना का शौर्य क्या है, दमखम क्या है। भूल गई। अब मैं शुरू करूं? हाँ बिल्कुल सर, गो अहेड। पहली सी बात है, 1267 का लिस्टिंग मैं हैंडल करता था, 5 साल हैंडल किया था, और ऐसा कोई भी लिस्ट में नाम नहीं है जहां राजपूताना राइफल का। ये मैं डिटेल पूरे डंके की चोट पे गया था, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गया था। 1991 कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। रत्ता साहब सुन लीजिए, रत्ता साहब थोड़ा ज्ञान की बात सुन लीजिए। रत्ता साहब बहुत ज्ञान की बात सर बता रहे, सुन लीजिए रत्ता साहब। 1994 में रत्ता साहब सुन लीजिए, 1991 रिपोर्ट पढ़िए। अब 1994 में जूते मार के अटल बिहारी भाई 1991 की रिपोर्ट तो पढ़ लो। अशरफ रत्ता साहब सुन तो लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा तो रिप्लाई करिए। ये मैं बता दूं। और दूसरा हैव सम 2018 की, पेशेंस। अच्छा, दूसरा 2018 की जो रिपोर्ट जो लॉपसाइडेड थी, उसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, कितनी उसमें शॉर्टकमिंग्स है। अगर आप पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, तो मनी राइट्स कह के किताब है, उसके अंदर वो ऐसे है, जाके पढ़ लीजिएगा। और मेरिट पे, बाय द वे, एक को मेरिट वाइज जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर की आप बात बता रहे हो, जॉर्डेनियन ऑथर का